हाँ इससे ही बोलो। हाँ, बोलो। बोलो। मैं विशंबर दयाल सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम शीत युद्ध के उद्धार और विस्तार के चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि शीत युद्ध के आरंभ होने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, ज्ञात नहीं है, फिर भी शीत युद्ध के उद्धार विस्तार के चरणों को अध्ययन सिद्धांत दृष्टि से अग्रांकित युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है 1917 से लेकर के 1950 तक। इस काल में निम्नलिखित घटनाओं को सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेदों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ववर्ती सोवियत रूस के मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद को बढ़ाने में कौन कौन सी इस प्रकार की घटनाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 1, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति का होना। यद्यपि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः 1923 और 1933 तक ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस को मान्यता प्रदान नहीं की, जबकि सोवियत रूस मान्यता लेना चाहता था। अर्थात मान्यता लेने और नहीं देने के कारण दोनों महाशक्ति के मध्य सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद अधिक उग्र हो जाते हैं और शीत युद्ध का उद्भव हो जाता है। 1941 में युद्ध के द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर के भी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद समाप्त होने के स्थान पर और अधिक उग्र हो जाते हैं। इस बात को पूरा संसार जानता है कि जब 1941 में हिटलर ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया था, तो स्टालिन ने पश्चिमी यूरोप की सीमा पर जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा समय रहते हुए कोई पहल नहीं की गई। वास्तविकता ये थी, अमेरिका और ब्रिटेन शत्रु को शत्रु से लड़ के युद्ध का दृश्य देखना चाहते थे। स्टालिन अपने साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात मानते थे। उसके बाद जब उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं की वापसी का जो मामला था, उस मामले को लेकर के भी शीत युद्ध का अंत नहीं होता है, शीत युद्ध में उष्णता आ जाती है। 1946 में उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं को जब तक नहीं हटाया गया, जब तक 51% लाभांश वाली एक सोवियत रणनीति की स्थापना का समझौता नहीं कर दिया गया, अमेरिका इस बात को लेकर के सोवियत से नाराजगी रखता था। 1948 में सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई, अर्थात पूर्वी जर्मनी के शरणार्थियों को पश्चिमी जर्मनी जाने की अनुमति दी गई। अतः इस बर्लिन की दीवार ने वही कार्य किया जो कार्य किसी जलती हुई अग्नि में घी की आहुति देने वाले व्यक्ति की द्वारा की जाती है। 1949 में एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है कि चीन में सामरिक क्रांति संपन्न हो जाती है, लेकिन एक सामरिक क्रांति के संपन्न हो जाने के बाद अमेरिका ने सामरिक राष्ट्र के रूप में चीन को मान्यता प्रदान नहीं की। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के दौरान दोनों ही महाशक्तियों को अलग अलग पक्षों का हिमायत करने का अवसर मिल गया, शक्ति आजमाने का अवसर मिल गया। अतः उत्तरी कोरिया का पक्ष सोवियत रूस के द्वारा लिया गया और दक्षिणी कोरिया की हिमायत अमेरिका के द्वारा की गई। इस कोरिया संकट को लेकर के दोनों महाशक्तियों के मध्य चला रहा सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद का दौर समाप्त नहीं होता है और शीत युद्ध का अंत नहीं होता है। द्वितीय चरण 1953 से लेकर के 1962 तक विभाजित किया जा सकता है। इस काल में निम्नलिखित घटनाओं को सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेदों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। यद्यपि 1953 में स्टालिन का देहांत हो जाता है और राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहावर को अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब ब्रिटेन और फ्रांस में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले हिंद चीन के संघर्ष में दोनों ही पक्षों के द्वारा अलग अलग पक्षों की हिमायत की गई। इस प्रकार के प्रकरण को लेकर के भी दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद का दौर समाप्त नहीं होता है, अर्थात शीत युद्ध में सफलता नहीं आती। जब 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण भी अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य मतभेद समाप्त होने के स्थान पर और अधिक उग्र हो जाते हैं और शीत युद्ध का अंत नहीं होता है। 5 जून 1957 में जनरल आइजनहावर ने मध्य पूर्व के देशों के लिए आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की। इस आइजनहावर सिद्धांत को लेकर के भी अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद उग्र हो जाते हैं और शीत युद्ध अंत नहीं होता है। 1 मई 1960 में सोवियत सीमा क्षेत्र में U-2 नामक विमान को जासूसी कार्य करते हुए पकड़ा जाता है और विमान चालक से पूछा गया तो विमान चालक ने स्वीकार किया कि मुझे सोवियत संघ की सामरिक गतिविधि की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया है और उसके बाद सूचना से संबंधित अनेक प्रकार के दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं।
लेकिन जब इस बात की शिकायत स्टालिन ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर से की तो आइजनहावर ने अपनी गलती मानने के स्थान पर सोवियत संघ को दोषी ठहराते हुए कहा कि सोवियत संघ की सामरिक गतिविधियां अत्यधिक गुप्त रखी जाती हैं और अमेरिका के दुरुपयोग की जासूसी कार्य पहले भी किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की कोई मनाही नहीं है। पेरिस शिखर सम्मेलन में जब जनरल आइजनहावर ने क्रुश्चेव से दोस्ती के लिए हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो क्रुश्चेव ने आइजनहावर ने क्रुश्चेव से दोस्ती का हाथ मिलाने का आगे बढ़ाया तो क्रुश्चेव ने हाथ मिलाने से इनकार करते हुए धमकी दी कि अब भविष्य किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ आने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसी प्रकार की घटना को लेकर के 26 में राष्ट्रपति जनाब कैनेडी के द्वारा क्यूबा की घेराबंदी की गई और इस घेराबंदी के दौरान सोवियत संघ को खुले रूप में धमकी देते कहा कि सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक सैनिक सहायता देना बंद करे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार थे। अतः सैद्धांतिक विचार समाप्त नहीं होते। आगे